शुरू कर दो, कर दी। अच्छा जी, आज मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के एतबार से हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले ज़रा छोटी मोटी कुछ चीज़ें कर लेते हैं। पेज 55 निकालें बुक का, डिस्क्लोजर्स ऑफ लेसर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट वाली बातें ज़रा रिवाइज कर लें, इसको रोजाना ज़रा रिवाइज कर लिया करें कि लेसर ने इम्प्लिसिट रेट यूज़ करना है, सिंपल लेसर ने, और लेसी ने जो है वो यूज़ करना है लेसर वाला रेट। लेकिन अगर लेसर वाला रेट उसको पता नहीं है तो फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। और डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर ने हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट यूज करना है। एक इंटरेस्ट रेट वाली बात आपसे की थी, एक मैंने बात की थी आईडीसी वाली। आईडीसी में सिर्फ लॉयर फीस नहीं है, कमीशन वगैरह और भी बहुत सी चीजें हमने पढ़ी थी। लॉयर फीस अगर लेसी पे करे तो एसेट की कॉस्ट में डालेगा, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश, क्रेडिट। एलपी पीवी ऑफ एलपी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और लो वैल्यू एसेट शॉर्ट टर्म लीज में आईडीसी कमीशन वगैरह, लॉयर को फीस वगैरह एक्सपेंस में जाएगी। लेसर के केस में काफी लंबी चौड़ी हमने बात की थी। लेसर जो सिंपल है फाइनेंस लीज में, वो क्या करेगा, वो एंट्री करेगा लीज रिसीवेबल, डेबिट करेगा नेट इन्वेस्टमेंट से, कैश आईडीसी वाला क्रेडिट करेगा, असल में रिसीवेबल के तौर पे बुक कर लेगा उसको आईडीसी को, और एसेट फेयर वैल्यू से क्रेडिट कर देगा। और जो ऑपरेटिंग लीज वाला लेसर है वो क्वेश्चन 12 किया था, आप जाकर रिवाइज कर लें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। और फाइनेंस लीज अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की है तो वो अभी तक हमने सवालों में कहीं किया नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट याद कर लें, उसमें आईडीसी को एक्सपेंस में डाल लें। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर भी ऑपरेटिंग लीज कर ले तो उसको आपने नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है जिस तरह ऑपरेटिंग लीज में इसको ट्रीट किया था। तो ये दो डिस्कशंस थी, एक आईडीसी की थी और एक हमारी जो है वो इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन थी। ओके, अगली बात पेज 55 निकालें, लेसर के डिस्क्लोजर्स। फाइनेंस लीज वाला लेसर सेलिंग प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा। याद आ रहा है सवाल जो हमने किया था परसों या तरसों किया था, जिसमें कॉस्ट और सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस लिया था। अगर नहीं याद आ रहा कोई मसला नहीं, अभी इंशाल्लाह जो मैंने सवाल करवाना है उसमें भी सेलिंग प्रॉफिट आएगा। फाइनेंस इनकम, ये तो P&L में नजर आ जाएगी ना, इंटरेस्ट इनकम, ये तो इंटरेस्ट इनकम है, ये तो P&L में नजर आ जाएगी। तो एक तो सेलिंग प्रॉफिट इसने यूजर को बताना है, दूसरा इंटरेस्ट इनकम बतानी है। किसकी बातें शुरू हो गई हैं, लेसर की, लेसी की, लेसर की। इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट। कल लेसी के लिए वेरिएबल लीज पेमेंट एक्सपेंस थी, आज लेसर के लिए वेरिएबल लीज पेमेंट इनकम है। वेरिएबल लीज पेमेंट क्या होती है, थोड़ा सा जरा रिवाइज करें जहन में। लेसर ने लेसी को कहा था तुम्हारी मशीन को कहीं नजर ना लग जाए तो ऐसा करना कि मशीन अगर ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे या ज्यादा घंटे चले तो थोड़े से पैसे मुझे और दे देना, जरा मैं भी खुश हो जाऊंगा कि तो लेसी कितना अच्छा बच्चा है, मुझे भी जरा ऑनर कर रहा है कि इतनी अच्छी इसको मशीन दी है। तो वेरिएबल लीज पेमेंट ये डिपेंड करती है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, मिल गई तो इनकम में डाल देनी है सीधी सीधी। नॉट इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का जब भी लफ्ज आएगा ना तो उसका मतलब होगा लीज रिसीवेबल। वो जो लीज रिसीवेबल में शुरू में एनआई निकालते हैं ना, उसमें इसे नहीं डालना। क्यों नहीं डालना शुरू में, एलपीज और पीवी ऑफ एलपीज और एनआईज और जीआईज में क्यों नहीं डालना इसको, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि पता नहीं आए ना आए, कब आए, कितनी आए, कैसे आए। अच्छा, चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लीज रिसीवेबल। लीज रिसीवेबल साल के दौरान चेंज होता होगा या नहीं होता होगा। ओपनिंग लीज रिसीवेबल कुछ और होता है, क्लोजिंग लीज रिसीवेबल कुछ और होता है, चेंज होता होगा लीज रिसीवेबल। अ लेसर शैल प्रोवाइड अ क्वालिटेटिव and quantitative explanation of changes in the carrying amount of net investment in the lease. लीज रिसीवेबल में चेंज को अलग से बताएं। अच्छा यार, लीज रिसीवेबल में चेंज को अलग से हम कोई डिस्क्लोजर में बताते नहीं होते थे, असल में बैलेंस शीट में आ रहा होता था ओपनिंग लीज रिसीवेबल पिछले साल की,
और इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग लीज रिसीवेबल, उसके अंदर कोई डिफरेंस हुआ तो वो क्या होगा कि लीज रिसीवेबल रिसीव हो गया होगा, अनलेस कि आप किसी नई लीज में एंटर हुए हों। तो बस ये हल्का सा बता रहा है कि लीज रिसीवेबल की चेंज बता दो। तो लीज रिसीवेबल की चेंज की वजह क्या होती है, रिसीवेबल रिसीव करने से कम हो जाता है। मैं कहूँ डेटर की चेंज की वजह बता दें, आप कहेंगे या सेल हुई होगी या पैसे दे गया होगा। तो लीज रिसीवेबल में चेंज की वजह या नई लीज हुई होगी या रिसीवेबल क्या हो गया होगा, रिसीव हो गया होगा। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर ये होता है कि आपने किस क्लास ऑफ कस्टमर से डील किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी जिनसे आपने डील किया हुआ है, उनसे पैसे आने का ज़्यादा चांस होगा, लीज रिसीवेबल बैड नहीं होगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होंगी जिन्होंने छोटे छोटे आपसे लीज पे एसेट लिए होंगे, उनसे हो सकता है पैसे लेके भागने का उनके डर ज़्यादा हो। तो क्वालिटेटिव का मतलब है क्लास ऑफ कस्टमर्स, यानी किस किस क्लास ऑफ कस्टमर से आप डील कर रहे हैं। क्वालिटी के कस्टमर से डील कर रहे हैं या हल्की क्वालिटी के कस्टमर से डील कर रहे हैं। जब हाई क्वालिटी का कस्टमर होगा तो पैसे भागने का डर कम होगा, और अगर लो क्वालिटी का कस्टमर होगा तो पैसे भागने का डर ज़्यादा होगा, लेके भागने का। और मैच्योरिटी एनालिसिस हम बनाते हैं लेसर में, पता है आपको मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस में आपको पता है अनडिस्काउंटेड आती हैं अमाउंट्स, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स। मिनिमम 5 साल का बनाना है और उससे अगले का फिर इकट्ठा बना दें। लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5 और 5 से ज़्यादा का इकट्ठा बना दें। अच्छा, इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन भी बनती है, आपको पता है लेसर में। रिकॉन्सिलिएशन, अ लेसर शेल रिकंसाइल द अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट से आप रिकंसाइल कराते हैं। क्या मतलब, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट से आप रिकंसाइल कराते हैं। अनडिस्काउंटेड को नेट इन्वेस्टमेंट से करवाते हैं। अब खोल लेते हैं, टाइम लगेगा ऐसे दिखाने में। कोई लेसर का डिस्क्लोजर खोल लेते हैं सॉल्यूशन में। अनडिस्काउंटेड को नेट इन्वेस्टमेंट से मैच्योरिटी, ये तो ऑपरेटिंग लीज से शुरू हो गई है, ये कोई फाइनेंस लीज का सवाल होगा। ये देखें, यही होता है ना, ये मैच्योरिटी एनालिसिस होता है। ये अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स होती हैं, इनको आप नेट इन्वेस्टमेंट से रिकंसाइल करवाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स को इंटरेस्ट माइनस करके डिस्काउंटेड अमाउंट से रिकंसाइल करवाते हैं, ऐसा ही है। तो ये लिखा हुआ है उसने, अ लेसर शेल रिकंसाइल द अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। द रिकॉन्सिलिएशन शेल आइडेंटिफाई द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। और इसमें क्या चीज जरूर शो करनी है आपने, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम जरूर शो करनी है आपने, रिलेटिंग टू लीज पेमेंट्स रिसीवेबल एंड एनी डिस्काउंटेड यूजीआरवी। ये डिस्काउंटेड यूजीआरवी रहा है, आई कैप सोल्यूशन में भी ना अनडिस्काउंटेड यूजीआरवी शो कर रहा है, तो हम अनडिस्काउंटेड यूजीआरवी ही शो करते हैं। डिस्काउंटेड यूजीआरवी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर है हम आई कैप जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलें। डिस्काउंटेड यूजीआरवी शो करते हैं, अनडिस्काउंटेड जो एज इट इज इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में आ रही होती है। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड ने और तरीके से लिखा है, लेकिन आई कैप जिस तरह कर रहा है हम उसी तरह नोट बना रहे हैं। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वही मैंने आपको बताया। नेचर ऑफ लेसर्स लीजिंग एक्टिविटी, नेचर क्या मतलब, कुछ लेसर मशीनें लीज पे देते हैं, कुछ लेसर लैपटॉप लीज पे देते हैं। तो आप यूज़र को लिख के बता दें कि मैं मशीनें और लैपटॉप लीज पे देता हूं, मैं लैंड बिल्डिंग वगैरह लीज पे नहीं देता। ये हो गया नेचर ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज। और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद अ राइट दैट लेसर रिटेन इन अंडरलाइंग एसेट। मुझे बताएं राइट क्या होता है लेसर का अंडरलाइंग एसेट में, कि उसने लीज रिसीवेबल को क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। तो लीज रिसीवेबल अगर रिसीव ना हो तो उसमें रिस्क क्या है, बैड डेट। बैड डेट के रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, सिक्योरिटी से। अंग्रेजी बड़ी औखी है लेकिन बात आसान सी है। मैनेज कैसे कर रहे हो आप रिस्क को, जो तुमने लेसर का तुम्हारा राइट एसेट में, लेसर का एसेट में राइट इतना सा रह जाता है कि उसने पैसे रिसीव करने होते हैं। तो पैसे रिसीव करने के रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते होंगे आमतौर पे, सिक्योरिटी वगैरह लेके मैनेज करते होंगे। तो ये थे कुछ डिस्क्लोजर्स किसके जी, लेसर के। बस इस एतबार से आपने याद रखने हैं, जो बनाने वाले हैं वो अलग हैं, ये इस एतबार से आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज में आ गई, ये लेसी के डिस्क्लोजर है, लेसर के डिस्क्लोजर है, तो आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में कोशिश करूंगा कल जो है ना कोई टाइम निकाल के किसी टाइम जुमे के बाद जो है
वो मैं करवा दूं और अपलोड कर दूं, और आगे फिर चीज़ों को पेंडिंग पे डालेंगे तो फिर पेंडिंग ही डलती रहेंगी और आगे जाके फिर वो हल नहीं हो सकेंगी। अच्छा जी, अब आप निकाल लें लेसी के लिए थोड़ी सी डिस्कशन है थ्योरी की, फिर हम सवाल शुरू करने लगे हैं। लेसी के लिए थ्योरी की डिस्कशन, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36। ये भी जो कुछ चीजें हैं ना एमसीक्यू के एतबार से जरा हैं तो इनको गौर से देखिएगा। लीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेसी, राइट ऑफ यूज शो करता है और लीज लाइबिलिटी शो करता है, रिकॉर्ड भी करता है और मैयर भी करता है, रिकॉग्निशन और मैयरमेंट। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करें या ना करें, और फिर मैयर का मतलब क्या होता है, कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। तो इनिशियल रिकॉग्निशन राइट ऑफ यूज की भी होती है और इनिशियल रिकॉग्निशन लीज एट द कमेंसमेंट डेट अ लेसी शैल रिकॉर्ड अ राइट ऑफ यूज एसेट एंड अ लीज लाइबिलिटी। तो पहली एंट्री हमारी होती है आरओयू डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। ये जो है ना पोर्शन, इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं। इनिशियल मैयरमेंट, इनिशियल मैयरमेंट, जब लीज शुरू हो तो लेसी कमेंसमेंट पे, इंसेप्शन पे नहीं, कमेंसमेंट और इंसेप्शन में मैं जरा फर्क रिवाइज करवा दूं। 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हो गया लीज का, अगले साल 1 जनवरी को एसेट आपको मिला, तो कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 जनवरी, और अकाउंटिंग भी कब से शुरू होनी है, 1 जनवरी, और आरओयू भी कब डेबिट होना है, 1 जनवरी को। एट द कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मैयर द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट। आरओयू को किस पे रखना है आपने, how the cost of ROU is determined. Now it is our today's discussion. What is ROU's cost? ROU में आपने डालनी है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, जिसे कहते हैं पीवी, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। और आपने ना मेरे साथ साथ इसकी एंट्रीज लिखते रहने, ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी किस पे बुक होगी, पीवी पे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कमेंसमेंट डेट से पहले लेसी लेसर को पैसे दे दे, डाउन पेमेंट से भी पहले? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेसर लेसी को कहे यार थोड़े से पैसे अभी दे, फिर लीज शुरू करते हैं, तो वो पैसे जो लेसी के जाएंगे वो खर्चे में डालें या उनको भी आरओयू की कॉस्ट में डालें? तो ये वो पैसे हैं जो डाउन पेमेंट से भी पहले के हैं। लेसर ने लेसी को कहा तो मुझे डाउन पेमेंट देगा 10,000, हर साल किराया देगा 50,000। लेसी ने कहा बड़ा जबरदस्त तेरा तो पैकेज है। कहते हैं नहीं, एक और बात सुन ले। लेसी ने कहा बड़ा जबरदस्त, 10,000 डाउन पेमेंट, 50,000 रेंटल, इतने पे तो कोई ऑफर कर ही नहीं रहा लीज। लेसर कहता है एक और चीज है, अभी मीटिंग में बैठे बैठे ना 50,000 60,000 और जेब से निकाल, ये कमेंसमेंट से भी पहले के पैसे हैं। तो इसको भी लेसी क्या करे, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में डाल दे। तो एनी लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट से भी पहले लेसी ने पैसे दे दिए लेसर को, इसकी एंट्री क्या करेंगे, बोले बोले पैसे दे दिए, इसको लाइबिलिटी में तो बुक ना करें ना, दे दिए हैं, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा लीज इंसेंटिव जो है ना लेस करने होते हैं, इसकी इंशाल्लाह हम रिवीजन करेंगे। लीज इंसेंटिव के आगे ना पास पेपर का क्वेश्चन 13 लिख दे, मैंने आपको करवाए हुए थे। लीज इंसेंटिव जहां ये कह रहा है हम वहां लेस नहीं करते, मैंने आपको कहा था पहले रेंटल में से माइनस कर दिया करें, पहले याद आ रहा है, मैंने आपको कहा था पहले रेंटल में से लीज इंसेंटिव माइनस कर दिया करें। लीज इंसेंटिव में मैंने आपको मरिंडा और एक्लेयर्स वाली एग्जाम्पल दी थी। तो लीज इंसेंटिव एक बेनिफिट होता है, इसकी इंशाल्लाह हम रिवीजन भी करेंगे। तो जो लीज इंसेंटिव लेसी को लेसर से मिले वो पहले रेंटल में से क्या कर दे, माइनस कर दे। जी जाओ अगली चीज, आईडीसी की एंट्री जल्दी जल्दी कल बताई थी। आईडीसी की एंट्री, लॉयर को फीस, बोले 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 लेसी के लिए राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, ये आईडीसी की एंट्री है जो लॉयर को आपने फीस पे की। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा यहां जिक्र नहीं है, वो वैसे कहां जाएगा, वो भी राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। एक होता है डी इंस्टॉल करने का खर्चा। डी इंस्टॉल करने का खर्चा प्लांट को या राइट ऑफ यूज एसेट को आज होगा या जब कभी डी इंस्टॉल करेंगे, जब कभी डी इंस्टॉल करेंगे। वो मुझे बता दें उस खर्चे को प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करना चाहिए या फ्यूचर वैल्यू पे,
प्रेजेंट वैल्यू पे, उसे कहते हैं डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी। इसकी जनरल एंट्रीज समझते हुए अप्रॉक्सीमेटली 2 पूरे लेक्चर लग जाएंगे हमें, लेकिन ये हम इस टॉपिक के साथ नहीं समझेंगे, ये किसी और टॉपिक के साथ समझेंगे एंट्रीज। उसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड का पोर्शन बना हुआ है जिसमें इसकी एंट्रीज समझाई जाती हैं कि एसेट आज खरीदा, डी इंस्टॉल 10 साल बाद करने, तो डी इंस्टॉलेशन की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसको भी एसेट की कॉस्ट में डालो। तो इसकी एंट्रीज करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन एक एंट्री अगर मैं लिखूं शायद आपको समझ आ जाए, राइट ऑफ यूज डेबिट डिसमेंटलिंग लायबिलिटी डेबिट, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी डेबिट। लेकिन अगर एक लफ्ज में सही वाला लिख दूं जो हमने आने वाले दिनों में यूज करना है तो मुनासिब यही होगा। समझ अभी आए ना आए कोई मसले वाली बात नहीं है, लफ्ज तो सही लिख दें। प्रोविजन, प्रोविजन ना असल में अंदाजा होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन नहीं, वो कोई और प्रोविजन है, प्रोविजन अंदाजा होता है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग अगर मुश्किल लग रहा है तो डी इंस्टॉलेशन आप लिख सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं मुझे। राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, और ये भी किस पे रिकॉर्ड होती है? पीवी पे। इसकी भी फ्यूचर वैल्यू दी होगी, हम उसकी पीवी निकाल लेंगे। ये एस्टीमेट होगी भाई, ये एस्टीमेट होगी, और किसी के साथ इसने एस्टीमेट नहीं लिखा, इसके साथ क्या लिख दिया है? एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, टू बी इनकर्ड बाय लेसी। ये तो लीज टर्म के एंड पे होगी ना, जब एसेट वापस करना होगा, उखाड़ना होगा एसेट। इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। दोबारा उस जगह पे मट्टी भी तो भरनी पड़ेगी जहां से एसेट उतारा है। बता दें जी कितनी चीजें आरओयू के अंदर डाली जाती हैं, कितनी चीजें आरओयू के अंदर डाली जाती हैं? 4 चीजें। क्या? लीज लायबिलिटी, कैश कौन सा? बिफोर कमेंसमेंट, और कैश कौन सा? और अब मैं आपसे एक अजीब चीज पूछने लगा हूं, और इन दोनों चीजों को आपने मिक्स नहीं करना। कौन सी चीजें एलपी में डाली जाती हैं? ये कल मैं लेसी लिख के कुछ करने लगा था, आगे आपको समझाने लगा था, लेकिन मैंने कहा था चलें छोड़ें, ये आज बात करूंगा आपसे। कौन सी चीजें आरओयू में डाली जाती हैं, कौन सी चीजें एलपी में डाली जाती हैं, कौन सी चीजें आरओयू में डाली जाती हैं, कौन सी चीजें एलपी में डाली जाती हैं। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको मिक्स नहीं करना, इनको मिक्स नहीं करना आपने। पहली बात, आरओयू के अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, पहले मैं वो बात करने लगा हूं। आरओयू के अंदर डाली जाती है पीवी ऑफ एलपी, आरओयू के अंदर डाली जाती है लॉयर को दिया गया कैश, आरओयू के अंदर डाला जाता है लीज शुरू होने से पहले लेसर को दिया गया कैश, आरओयू के अंदर डाला जाता है डिसमेंटलिंग का अंदाजा। एक बात यहां स्टैंडर्ड ने नहीं लिखी, वो ऑब्वियस सी बात है, आरओयू में डाली जाती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये चीजें आरओयू में डाली जाती हैं। एलपी में क्या डाला जाता है? डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन प्राइस इफ यू वांट बाय। 2 फॉर्मूले थे ना, पता है आपको, ऐसे ऐसे 2 फॉर्मूले। या अगर आपने बाय ना करना हो, डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी। एलपी में क्या डाला जाता है? मोहतरम मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अलग बात है। ये आपसे जो है वो क्लास के अंदर मैंने कर ली हुई थी, और मुझे यकीन है इस वक्त ये मुझे सफ़ा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको ढूंढ नहीं रहा। असल में मैंने आपके लिए काम शुरू किया है, आज शुरू किया, लेकिन पता नहीं अब ईद के दिनों में टाइम निकाल के करूँगा। जितने ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, इनको मैं अलग सफ़े पे आप कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जब ये चैप्टर एंड हो ना तो आपको ये PDF बना के दे दिया जाए। ये जितनी डायग्रामें हम क्लास में बनाते हैं ये सारी कॉपी पेस्ट करके अलग आ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे इंसेप्शन और ये वाली डेट, फिर लेसी लेसर की एंट्रीज में एक दफ़ा फ़र्क सीखा था हमने, फिर एक दफ़ा आईटीसी की डिस्कशन की थी, ये इकट्ठी करनी शुरू कर दी है मैंने। लेसर किस एंगल से लीज को देखता है, लेसी किस एंगल से लीज को देखता है, इनकम और एक्सपेंस, प्रीपेड, पेएबल क्या होता है, जो डायग्रामें क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप बनाई हुई है ना, तो उनको ये अलग करना शुरू कर दिया है। तो इसमें एक डायग्राम थी, किसकी बोलें? एलपी की। इसमें एक डायग्राम किसकी थी? एलपी की। एलपी में हमने पढ़ा था एलपी इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन प्राइस, या डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी। यूजीआरबी नहीं आती, वो लेसी के लिए नहीं आती। तो क्या क्या चीजें आरओयू में जाती हैं ये अलग बहस है, और क्या क्या चीजें एलपी में जाती हैं वो अलग बहस है। माना कि पीवी ऑफ एलपी भी आरओयू में ही इन द एंड चली जाती है, क्लियर? लेकिन आरओयू मेरे ख्याल से एक ज्यादा ब्रॉड चीज है, इसमें ज्यादा चीजें जाती हैं। तो इन चारों को जब जमा करें ना तो स्टैंडर्ड कहते हैं इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ आरओयू।
इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ आरओयू, और फिर इसी को आप डेप्रिशिएट करेंगे। डिस्काउंटिंग की वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं। लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द इम्प्लिसिट रेट इफ द रेट कैन बी readily determined. Sometimes the lessee might not be able to ascertain the interest rate implicit in the lease. In that case, lessee would use the lessee's incremental borrowing rate. ये तो आपको पता है ना, तो ये पता है, बाकी जो मैंने काटा है वो काट दें। ये भाईजान इनिशियल मेजरमेंट की डिस्कशन हो रही है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की? इनिशियल मेजरमेंट। अब किसकी डिस्कशन होगी? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। अच्छा जी, after commencement date, lessee should measure the right of use applying a cost model unless it applies either of the measurement model. Either of the measurement model कौन से हैं वो अगले सफे पे आ रहे हैं। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है जी? एसेट को किस पे रखना है? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकमुलेटेड इंपेयरमेंट। और यार खुदा के लिए मुझे ये ना कहिएगा, समझा दें लेसी डेप्रिशिएट कैसे करता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो यूजफुल लाइफ पे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ पे। वेल डन, एक्सेलेंट। अच्छा, अभी मैं अगले सफे पे जा रहा हूं, जरा अगले सफे पे। अदर मेजरमेंट मॉडल। अदर मेजरमेंट मॉडल, अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह लीज पे लेके आगे किराए पे दे दी है तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 40 लगेगा। और अगर ये जरा दूसरा बात जरा गौर से समझनी है आपने, आपका एक प्लांट है ओन्ड, अबू बकर जारी रखूं, आपका एक प्लांट है ओन्ड, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? IS 16। और इस प्लांट को आपने रखा हुआ है किस मॉडल पे? रीवैल्यूएशन मॉडल पे। और आपका एक प्लांट है लीज्ड, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? IFRS 16 लग रहा है। अगर आपका दिल चाहे तो इस पे भी कौन सा मॉडल लगा दें? रीवैल्यूएशन मॉडल। अब जरा बात को और से सुननी है जी भाई, तस्वीर नहीं आ रही? अच्छा, अब आ रही है आवाज, तस्वीर? अच्छा, अब सुनो, आपका एक प्लांट है, वो क्या है? ओन्ड है, उस पे क्या लगना है? अच्छा, आपको पता है IS 16 में चॉइस होती है, या कॉस्ट मॉडल पे रख लें चीजों को, या तो आपने इस प्लांट को किस मॉडल पे रखा हुआ है? रिवैल्यूएशन मॉडल पे। ये मेरी बात मुकम्मल हो गई। एक और प्लांट है, वो आपने किस पे लिया हुआ है? इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IFRS। अगर आपका दिल चाहे इसको भी किस पे ले आए? ये तरह अंग्रेजी पहले पढ़ लीजिएगा। इफ ROU रिलेट टू अ क्लास ऑफ PP टू विच लेसी अप्लाई रिवैल्यूएशन इन IS 16, a lessee may elect to apply that revaluation model to all right of use asset to that class of PP। मे को डबल अंडरलाइन कर लें, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो कॉस्ट पे रखें, जरूरी नहीं है। मे को डबल अंडरलाइन कर लें। रिवैल्यूएशन मे यूज। IS 16 में तो चॉइस है ना, आप या कॉस्ट पे रखें या किस पे रखें। जब IS 16 में प्लांट पे लग गया रिवैल्यूएशन, तो प्लांट कोई और मैंने किस पे ले लिया? लीज पे। अब मेरा दिल चाहे इसको कॉस्ट पे रख लूं, दिल चाहे इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लूं। लीज के शुरू में नहीं, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप इस पे लेके आएंगे। जीयर एंड पे मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मे इसको भी काट दें पिछले सफे पे आके। हाँ, हो सकती है। अच्छा, वेरिएबल लीज पेमेंट्स पे अभी ICAP से मेरी थोड़ी डिस्कशन चल रही है ईमेल्स में, ये सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन फिर भी कल मैंने आपको इसकी एंट्री करवा दी थी, तो सिर्फ हाईलाइट करके ना मुझे एंट्री बता दें वेरिएबल लीज पेमेंट की। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेसर ने लेसी को क्या कहा कि अगर तेरा एसेट अच्छा प्रोडक्शन दे दिया तो सालाना किराए के अलावा भी मुझे कोई 10-15 हज़ार ज़रा दे दी, ताकि तेरे एसेट को नज़र ना लग जाए मेरी। तो इस नज़र से बचने के लिए लेसी ने लेसर को कुछ पैसे दे दिए, तो इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये इवेंट और कंडीशन डेट ट्रिगर्स द पेमेंट अकर्स। जब इवेंट होगा
इवेंट कब ट्रिगर हुआ? जब उसने प्रोडक्शन कर दी, जब उसने प्रोडक्शन अच्छी खासी करने लग गया प्लांट, तो हमने सोचा चलो यार अब लेसियर को पैसे दे देते हैं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी, खत्म हुई है डिस्कशन। निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, पहले मुझे जरा रिवाइज करा दें, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल कैसे शुरू होते हैं। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, हमारी सारी पुरानी बातें, आज की क्लास में सिर्फ एक नई बात होगी अभी थोड़ी देर में, बाकी सारी पुरानी बातें हैं। बता दें जल्दी जल्दी। अच्छा, आज ना बड़ा खूबसूरत और नीट नोट करना है, और जहां पे मैं 2 कलर यूज करने को कहूंगा वहां पे आपने पेन के 2 कलर यूज करने हैं। वर्किंग 1, कॉस्ट से शुरू करूं, फेयर वैल्यू से शुरू करूं, जीआई से शुरू करूं, एनआई से शुरू करूं? कॉस्ट से शुरू करूं। अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है तो कहां से शुरू करें? कॉस्ट से। पेज नंबर 130। इसके बाद क्या लाऊं? फेयर वैल्यू। इसके बाद लेसर का कौन सा फॉर्मूला? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद अगली चीज क्या होगी? नेट इन्वेस्टमेंट। उधर ही रखो कैमरा। क्या लिखूं? क्वार्ट्स। क्वेश्चन 8 है, 8 निकालो। असल में वो पुरानी किताब में 9 था, फिर मुझसे क्वार्ट्स। पास पेपर क्वेश्चन 8। क्वार्ट्स ऑटो लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। क्या कर रहे हैं जी क्वार्ट्स वाले? ट्रक बना रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ट्रक बना रहे हैं। सिंस अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव मीन जो कस्टमर आते रहते हैं, फ्यूचर कस्टमर। सिंस अ नंबर ऑफ कस्टमर डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स। रुक जाए, बात किस तरफ जा रही है? सिंस अ नंबर ऑफ कस्टमर डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स। बिलावल के पास तो पैसे थे, शेख रशीद आया था, उसने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है। सिंस अ नंबर ऑफ कस्टमर डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स टू परचेज द व्हीकल्स। कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है व्हीकल्स लेने के लिए, ट्रक की व्हीकल है, अगेंस्ट फुल पेमेंट। क्यूएल ने सोचा है, कारोबार इसका मैन्युफैक्चरिंग है, कारोबार मैन्युफैक्चरिंग है सर। क्यूएल ने सोचा है कि मैं इसको लीज फाइनेंसिंग शुरू कर दूं टू फैसिलिटेट इट्स कस्टमर। फैसिलिटी मैं दे दूं कस्टमर्स को लीज की। आप बता दें QAL is engaged in manufacturing. QAL also provide leasing. ये किसका सवाल है? सिंपल लेसर का या मैन्युफैक्चरर लेसर का? चलें हाईलाइट कर लें, ये मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है, सिंपल लेसर का नहीं है, बैंक नहीं है, लीजिंग कंपनी नहीं है। लेकिन एक मजे की बात हूं, आपको एक और इंडिकेशन होनी है, वो आप मुझे नीचे जाने से पहले बता दें। अगर यहां से आपसे नहीं भी बात पकड़ेगी ना, एक और इंडिकेशन हो जाएगी। ट्रकों की कॉस्ट, ट्रकों की कॉस्ट से मिला दे मटेरियल लेबर ओवरहेड, फैक्ट्री में कितने का बनेगा, और ट्रकों की फेयर वैल्यू अलग अलग देगा। यहां से भी पता चल जाएगा इनकी फैक्ट्री है अपनी। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न एट द रेट ऑफ 15% ऑन द अमाउंट ऑफ लीज फाइनेंस। ये डिस्काउंट रेट है। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2010, साल के पहले दिन, क्योंकि ईयर एंड 30 जून है ना, हाँ, साल के पहले दिन, क्यूएल सोल्ड 7 ट्रक्स टू ईजीटीसी। अच्छा, जब ये 7 ट्रक्स आ जाए ना, तो नीचे वाली फिगरें देख लीजिएगा, कुछ टोटल होंगी, कुछ पर ट्रक होंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सादा सी बात होगी। जिसके साथ पर ट्रक नहीं लिखा होगा वो 7 की होंगी, और जिसका पर ट्रक लिखा होगा वो फिर मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा। तो पता चले ये 7 बाहर वाला निकल के कोनी मार के बताए भाईजान ये 7 भी लिखा हुआ था, तो ये गौर से सवाल पड़ा करें। सोल्ड 7 ट्रक्स, ये ऐसी चीज़ें तब आपको पता चलती हैं जब आप बार बार टेस्ट दें, टेस्ट में बैठें, तो टेस्ट दे के बंदा बाहर निकलता है, फिर पता चलता है ये हुआ, बाइक में अल्लाह ना करे ये हो। तो द टर्म्स ऑफ द लीज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। जी भाईजान, लीज कितने साल की है? लेकिन एक ऑप्शन है, एक्सटेंड हो सकती है कितने साल तक? 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। कितने साल तक? 5 साल तक। अब सवाल आपको कंफ्यूज ही रखेगा कि लीज पता नहीं 4 साल की है या 5 साल की है, तो हमें अभी ये पढ़ के बताएं, समझ आ रहा है कि किराए 4 देने हैं या 5? यार अभी डिसीजन तो नहीं हुआ ना, अभी डिसीजन तो नहीं हुआ ना, बस अभी ऑप्शन बता दिया उसने। लीज कितने साल की है? एक्सटेंडेबल अप टू
अच्छा बड़ी गहरी बात करके गया है, एक्सटेंडेबल अप टू एक्सपेंडेबल। अगर ये बात लिखी होती तो इसका एक ही मतलब होता। ये बात क्या है, लीज 4 साल की है, 5 साल तक लेके जा सकते हो, यानी 1 साल और बढ़ा सकते हो। लेकिन एक और बात बीच में बता के चला गया, कहते एक और बात आपको बता दूं, लीज 4 साल की है, आप 5वें साल तक लेके जा सकते हो, और याद रखना जब 5वें साल तक लेके जाओगे तो इसकी लाइफ भी एंड हो जानी है, तो इसकी लाइफ ही इतनी है 5 साल। तो 2 बातें बीच में इकट्ठी बता के चला गया। लेकिन अभी तक हम कंफ्यूजन में है कि किराए 4 लेने हैं या किराए 5, रेंटल को 4 से मल्टीप्लाई करना है या रेंटल को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 4 साल का बनाना है या 5 साल का बनाना है, अभी तक हम कंफ्यूजन में है। तो मेरा दिल चाह रहा है कंफ्यूजन को ना पहले रिमूव कर लूं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के, ताकि ये कंफ्यूजन आपके जहन में ना रहे। सवाल कहता है यार एज्यूम कर लो दैट QAL एंड EGTC इंटेंड टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कहते हैं दोनों ने मशवरा कर लिया है कि लीज कितने साल तक अब जानी है, 5 साल तक। अब सवाल में ना बार बार डाटा देगा, कभी चौथे साल की जुआर भी देगा, कभी 5वें की जुआर भी देगा, कभी कोई चीज देगा 4 साल की, कभी 5 साल की देगा। आपने उसकी बातों में नहीं आना। नाउ इट इज डिसाइडेड कि लीज कितने साल की है। ऑनलाइन में पता नहीं बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि हमें पता नहीं चला 4 साल की लीज है या 5 साल की। उनको रिप्लाई करते हो ये लाइन पढ़ो, कहते हैं हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो ये लाइन बार बार पढ़ लें जिन्होंने बाद में सवाल पूछना है। सवाल की रिक्वायरमेंट ने बता दी है कि लीज को कितने साल पे खींचना है, और भाईजान बात खत्म हो गई। ये लीज फाइनेंस है। एक काश आप लोग ये बातें पढ़ते ही समझ जाया करें। 5 टेस्ट लगाने होते हैं ना, 5 टेस्ट फारक करें अपने। 5 में से जो तीसरा टेस्ट है, लीज टर्म भी 5 साल है, यूजफुल लाइफ भी 5 साल है, 5 डिवाइडेड बाय 5, तो लेसर के लिए जो सवाल आता है उसका जवाब यस आ रहा है, तो इसलिए लीज फाइनेंस है। कैसे पता चला? लीज टर्म भी 5 years है और यूजफुल लाइफ भी 5 years है, इसलिए लीज इज ए फाइनेंस लीज। ओके अच्छा यार, लेसर के लिए पता क्या होता है, मैं थोड़ी सी आपको रिवीजन करा दूं। वो नोट्स ढूंढ के ही रिवीजन कर लेते हैं। लेसर के लिए मैंने क्या कहा था, लेसर के लिए आपने जीआरबी को कैसे लेना है। 9 बजे लेसी लेसर से मिला था और एग्रीमेंट में तय हुआ था गारंटी 8 की। जब इसको गारंटी मिलेगी इसने सोचना नहीं है, इसने जीआरबी में 8 को डाल देना है बस। इसको गारंटी मिल गई, इसने जीआरबी में 8 को डाल देना है। ये डिस्कशन लेसर के एतबार से हुई थी, लेसी के एतबार से तो कुछ और डिस्कशन थी। और उसके बाद इसके जाने के बाद इसने सोचना है कि ये एसेट ये गायब हो जाएगा, लेसी चला जाएगा। अच्छा ये 9 ही बजे हैं, 10 बजे वाली किधर चली गई है? हाँ इधर आ गई थी ना, ये गुड है। 10 बजे ये सोचेगा कि लेसी एसेट को कैसे इस्तेमाल करेगा, और सोच के कहेगा कि मार्केट वैल्यू, या मैंने लफ्ज इधर यूज किया था रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मेरे ख्याल से कहता है जब लेसी एसेट देके जाएगा तो 12 मिलियन तो एसेट बाजार में बिक ही जाएगा। अब जो मर्जी हो जाए एसेट के साथ, बता दे कितना मिलना ही मिलना है 8, और ऊपर का कितना मिलना है 4। तो सोच की बुनियाद पे इसने यूजीआरबी कितनी ली है? अच्छा अब अगर पेपर में लफ्ज आ जाए ना रेजिडुअल वैल्यू, तो रेजिडुअल वैल्यू से मुराद होते हैं टोटल रेजिडुअल वैल्यू। ये ना जीआरबी होती है ना यूजीआरबी होती है। रेजिडुअल वैल्यू से मुराद होती है टोटल रेजिडुअल वैल्यू। अब पेपर में कैसे सवाल आया करेगा? पेपर में सवाल आया करेगा लेसी हैज गारंटेड एन अमाउंट ऑफ 8 मिलियन टू लेसर, ये तो इसकी जीआरबी है। However, the total residual value is expected at 12, ये सोच वाली होगी इसकी। However, the total residual value is expected at 12। अब 8 उधर से हर हाल में मिलना ही मिलना है, टोटल कितना बनता है 12, तो कितना लेसी से नहीं मिलेगा, तो इस रेजिडुअल वैल्यू को गारंटेड कहें या अनगारंटेड? अनगारंटेड। अच्छा अगर कभी पेपर में लफ्ज आया, ऐसे ही पेपर में लफ्ज आया कि लेसर एक्सपेक्ट्स अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 100 मिलियन, तो आप जीआरबी कितनी लेंगे? भाई जीआरबी सवाल में हमेशा गिवन होगी,
वो तो लेसी अगर कहेगा तो गिवन होगी, वरना अगर पेपर में सवाल आया लेसर ने सोचा है रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन है, अब सवाल में जीआरबी नहीं दी हुई, तो जवाब में जीआरबी दी होगी तो एग्रीमेंट वाली लेनी है, अब एग्रीमेंट वाली नहीं दी हुई तो इसका मतलब है 0 है, तो फिर सारी रेजिडुअल वैल्यू किसमें ले जाएंगे, अनगारंटेड में। तो फिर मैंने बताया था, फिर नहीं, फिर मैंने बताया था जो आपकी जीआरबी है उसको बस एज इट इज ले लोगे आप, फिर मैंने ये बताया था, उसका सवाल भी एक कराया था, रिवाइज करना। अच्छा किधर है आईएफआरएस? चले आ जाइए वापस। EGTC has guaranteed a residual value of 60,000 for each truck till the end of, अगर लीज 4 साल चलेगी तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 60,000। इसको वैसे मैंने लिफ्ट नहीं करानी क्योंकि मैं रिक्वायरमेंट पहले पढ़ाया हूं, 4 साल के एंड वाली रेजिडुअल वैल्यू को मैंने लिफ्ट नहीं करानी क्योंकि 4 साल के एंड पे एसेट वापस ही नहीं आना। However the guarantee would lapse, GRV 0 हो जाएगी, यही मतलब होता है ना, guarantee would lapse, however the GRV would lapse if the lease term is extended to 5th year, और 5वें साल। और भाई जीआरवी, जो जीआरवी का मतलब ही ये होता है कि ईजीटीसी ट्रक को वापस कर देगा, लेसी ट्रक को वापस कर देगा, किसको, लेसर को। और यार ये ना सोचिएगा 5वें साल के एंड पे जब उसकी लाइफ खत्म हो जानी है तो लेसी लेसर को वापस क्यों करके जा रहे हैं। और भाई जो मर्जी वापस कर जाए, स्क्रैप है जो मर्जी है, बस वापस करने दें, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, वापस करके जाएगा, बस बात खत्म होगी। तो ये डेटा किसके बारे में है, जीआरवी के बारे में। पॉइंट 5, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन किसने लगाई होगी और किसके जाने के बाद लगाई होगी और कितने बजे लगाई होगी। लेसर ने लेसी के जाने के बाद सोचा होगा कि इस एसेट की वैल्यू क्या होगी। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ट्रक एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज 1.5 लाख एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज, इट इज खाली रेजिडुअल वैल्यू लफ्ज लिखा हुआ है, इट इज खाली रेजिडुअल वैल्यू लफ्ज लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं तसल्ली से, अगर लीज 4 साल चलती है तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं लेसर, आरवी कितनी है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं लेसर, आरवी कितनी है। ये 10 बजे वाली बात मैं पहले कर रहा हूं। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ट्रक एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज 1.5 लाख एंड द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज 1 लाख। तो ये सोच रहे कि लेसी ऐसे इस्तेमाल करेगा कि 4 साल बाद अगर इसने वापस किया तो 1.5 लाख का ट्रक बिक जाएगा, और अगर 5 साल बाद वापस किया तो सिर्फ कितने का ट्रक बिकेगा, 1 लाख का। अब एग्रीमेंट में देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, एग्रीमेंट को बार बार देखना पड़ेगा, इसमें से कितनी गारंटेड है, बाकी को क्या नाम देंगे, अनगारंटेड। अब एग्रीमेंट को देखें और खंगालें, अगर 4थे साल के एंड पे लीज खत्म होती है तो 60,000, अगर 5वें साल के एंड पे लीज खत्म होती है तो गारंटी वुड लैप्स। आप बता दें अगर 4थे साल के एंड पे लीज खत्म होती है तो कितनी गारंटेड है, 60, तो बाकी अनगारंटेड कितनी, 90। और अगर 4थे साल के एंड पे खत्म होती है, नहीं 5वें साल के एंड पे खत्म होती है तो गारंटी वुड लैप्स, लैप्स का मतलब होता है 0, गारंटी वुड लैप्स। तो फिर सारी की सारी मार्केट वैल्यू उसको बाजार से रियलाइज होगी ना। अब लेसी एसेट वापस करके चला जाएगा, ये बाजार से लाख रुपए का बेच के रियलाइज कर लेगा पैसे। अब ये पैसे इसको कहां से रियलाइज होंगे, बाजार से, लेकिन इसकी अभी तक किसी ने गारंटी नहीं दी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सारा हमने काम किया है ये तो यूजलेस है, हम जो सवाल में यूज करेंगे वो ये वाला काम करेंगे। नोट कर लें, सारा नोट करें और काटें इसको।
सोचता कौन है किसके जाने के बाद? वो जो सोचता है वो क्या सोचता है? रेजिडुअल वैल्यू पूरी, उसमें से जितनी गारंटेड है वो ठीक है, बाकी वो कहां डाल देते हैं? अनगारंटेड। ये क्रॉस वाला इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं कि सवाल की रिक्वायरमेंट में लीज कितने साल तक जानी है? 5 साल तक जानी है। मैं एक दफा आपके लिए इंग्लिश दोबारा पढ़ रहा हूं। मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि अगर चौथे साल के एंड पे लीज खत्म हुई तो गारंटी 60,000 की है और गारंटी खत्म हो जाएगी अगर लीज। एक बात यार याद रखिएगा, पेपर में जब भी जीआरवी यूजीआरवीज दे दे तो ये लाइन मैंने कहा था लिखी हो ना हो, इस लाइन का यही मतलब होता है। परचेज ऑप्शन प्राइस अगर पेपर में गिवन है तो इसका मतलब है लेसर लेसी को एसेट ट्रांसफर करने लगे, और अगर गारंटी मांग रहा है तो मिस यूज करने की गारंटी मांग रहा है, इसका मतलब है लेसर वापस एसेट लाने में इंटरेस्टेड है। ये बात तो ऐसी उसने लिखी थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, रेंटल कितने हैं जी? हाँ, रेंटल पर ट्रक नहीं है भाई, रेंटल पर ट्रक नहीं है, रेंटल टोटल है और पेएबल इन एरियर्स हैं। ये क्या दिया हुआ है? नहीं नहीं, सेमी एनुअल नहीं है यार, पर एनुअल है बस। हर ट्रक कितने रुपए का है? 9 लाख का। लेकिन अगर उसे बाजार में आउटराइट सेल कर दें, आउटराइट का मतलब डिक्शनरी में अगर आप जाके देखेंगे ना, घर में इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी जरूर रखें एक, उसमें आप जाके मतलब देखेंगे तो आउटराइट सेल का मतलब आपको मिलेगा यकमुश्त। यकमुश्त का मतलब होता है फौरन पैसे देना, फौरन पैसे देना। तो अगर आप फौरन पैसे देते हैं तो ये तो बिलावल वाली सेल है, तो ये तो आउटराइट सेल से मुराद है फेयर वैल्यू। तो ये फेयर वैल्यू है, आउटराइट सेल, लेकिन मेरे ख्याल से ये बंदा तो फौरन पैसे नहीं ला रहा। चलें जी, सवाल खत्म हुआ। एक बहुत अच्छी हमारी अल्लाह का शुक्र है रिवीजन हो गई। एक हमें ये बात भी पता चल गई कि जीआरवी यूजीआरवी का मतलब होता है एसेट वापस आना है, परचेज ऑप्शन प्राइस एक्सरसाइज मतलब होता है एसेट किसके पास चला जाना है? लेसी के पास चले जाना है। आप बता दें जी। अच्छा हाँ, ये सवाल आया था 2011 में, इसके बाद ऐसा कभी सवाल नहीं आया। इस सवाल में एक मसला है, इस सवाल को देख के ये पता नहीं चल रहा कि ये सवाल किसकी बुक्स में सॉल्व करना है। जनरल एंट्रीज में भी नहीं लिखा हुआ किसकी बुक्स में करनी है। तकरीबन 11 साल पहले सवाल आया था, बाद में कभी ऐसा सवाल नहीं आया वेग सा कि पता नहीं चल रहा हो किसकी बुक्स में सवाल सॉल्व करना है। नोट बनाना है। अच्छा, ऐसे सवाल में ना असूल पता है क्या होता है? सवाल का पहला पैरा पढ़ के देखते हैं बात किसकी शुरू की है। जिसकी बात शुरू की है ना, फिर उसी का सवाल है। बात देखते हैं किसकी शुरू की। Quartz is a manufacturer, Quartz is providing a lease finance, EGTC came to Quartz। तो EGTC को फिर लिफ्ट ना कराएं, फिर बातें किसकी कर रहे हैं? अब मैं आपको, EGTC कौन है यार? EGTC ना गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। EGTC वाले क्या करते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको क्या चाहिए होंगे? ट्रक चाहिए होंगे। अच्छा, मेरा आपसे कुछ और सवाल है। अगर सवाल में कभी ऐसे जिंदगी में आ जाए, पहला वाला पैरा ना लिखा होता, बल्कि पैरा ये लिखा होता, EGTC is a transport company, it transport goods, it is in need of trucks, it can buy a truck on cash or it can get it leased, it went to Quartz for a lease। अगर इस तरह पैरा शुरू होता तो फिर बातें ही किसकी चल रहा था? EGTC के चल रहा था। जैसे वालिदा आपको कहने लगे वो जो कामरान है साथ वाली दुकान के ऊपर, वो कामरान जा रहा था, उस कामरान ने ये किया, उस कामरान ने बोतल इतने की बेची, तो असलम ने उस कामरान को कहा, तो बात तो कामरान की चल रही है ना। तो इसलिए बात पहले पैरे में किसकी चल रही है? लेसर की। तो कॉन्टेक्स्ट देखा करेंगे, कॉन्टेक्स्ट की बेस पर डिसाइड होगा जी। आवाज आ रही है? हाँ, वो करवा दी है बंद। अब आ रही है राइट नाउ? हाँ ठीक है। चलें जी, कॉस्ट होगी, फेयर वैल्यू होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी। अब मुझे आप कॉस्ट बताएं जी, जल्दी जल्दी जल्दी। 9 लाख। एक ट्रक क्या करूं? 7 से मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मोटाइजेशन शेड्यूल भी 60 ट्रकों का इकट्ठा बनाना है। कहीं बैठ के 7 मोटाइजेशन शेड्यूल ना बना रहे हो जी।
ना 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 9 लाख नहीं यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर 9 लाख इधर लिखा। मैं तो फिर पूरे रात यही सवाल कराता रहूंगा। 9 लाख ना लिखें, आखिरी 3 सिफरे उड़ा दें, 900 रुपीज इन 1000 में करा दें, 6300 6300 ये हमारे हो रहे हैं। तो जाओ 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 फिर जल्दी जल्दी 6300। अच्छा आगे बताएं जी, फेयर वैल्यू बताएं। ठीक है उधर से चला गया बंदा। फेयर वैल्यू 1350। कितने ट्रकों की? 60 ट्रकों की बताएं। 94450। नेक्स्ट, लेसर के जीआई के 2 फार्मूलाज बताएं जल्दी जल्दी। लेसर के जीआई के 2 फार्मूलाज, डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन, प्राइस, अगर लेसी को एसेट देना है, वरना जीआई का फार्मूला डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ब्लैक मार्कर से लिखें एलपी और ब्लू या रेड मार्कर से लिखें यूजीआरवी। और आपने रिदम में इसको बिल्कुल अलग रखना है, लेकिन जीआई में ये शामिल है। एलपी कंप्राइजेज ऑफ, बोले बोले जल्दी जल्दी, डाउन पेमेंट, रेंटल प्लस जीआरवी, बट स्टिल आई नीड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई आई विल आल्सो ऐड यूजीआरवी। मैंने ये नेक्स्ट लाइन डालने का मकसद था आपको एलपी का मतलब बताऊं, एलपी का मतलब बताऊं, ये मकसद था नेक्स्ट लाइन डालने का। अच्छा जी, डाउन पेमेंट 0, रेंटल, इसको देखें जरा राउंड करके, 2715। ना 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 ट्रकों से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन आपने 5 सालों से मल्टीप्लाई करना है, 5 years प्लस जीआरवी। हमने एज्यूम किया है कि लीज कितने साल तक जाएगी? कितने साल तक? तो 5 साल तक अगर लीज जाती है तो जीआरवी कितनी है? 0, और यूजीआरवी 1 लाख पर ट्रक है। जीआरवी 0, यूजीआरवी 100 into 7। करा दें इसका और उसका करा दें अलग अलग, 13575 और उसका 700, क्योंकि ये फिगर आगे यूज होनी है। अब इकट्ठा टोटल ब्लैक मार्कर से लिख दें, 14275। जीआई निकालने का फायदा ये होता है कि जीआई और एनआई का डिफरेंस इंटरेस्ट होता है, वरना शायद जीआई पेपर में अगर हम ना भी निकालें तो गुजारा चल जाए हमारा। तो जीआई निकालने के पेपर में मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन जीआई निकालने का ये फायदा होगा कि जीआई और एनआई का डिफरेंस होगा, जीआई की बेस पे एनआई की कैलकुलेशन आगे आसान होगी। चलें जी, आगे क्या निकला है जी? नेट इन्वेस्टमेंट। किसका सवाल है? लेसर का। लेसर में कौन से का? मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर का रेट कौन सा यूज करना है? और मारू तुम लोगों को इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। वो तो दिए ही नहीं हुए को मार्केट और इम्प्लिसिट अलग अलग, तो एक ही रेट यूज करना है। तो खुदा के लिए वो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जहन में रखें। तो बहरहाल एक ही रेट दिया हुआ इस वक्त सवाल में। डाउन पेमेंट 0, जीआरवी 0, रेंटल्स को डिस्काउंट करना है बस जी। 2715 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस 5, 5 किस्तें हैं, डिवाइडेड बाय 0.15। डाउन पेमेंट 0, जीआरवी 0। 9101। What is 9101? सॉरी, रियली सॉरी, आप बेशक इसको काट के दोबारा करें, ये लिखना यहां जरूरी था, वरना आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनना। ये लिखना यहां जरूरी था, पीवी ऑफ एलपी। और इधर किसकी पीवी निकालूंगा? पीवी ऑफ यूजीआरवी। कोई नहीं, काट के दोबारा लिखें,
पीवी ऑफ यूजीआरवी। चलें जी, पीवी ऑफ एलपी, जल्दी जल्दी हिम्मत करें। पीवी ऑफ एलपी, डाउन पेमेंट 0, जीआरवी 0, 27 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 700 इंटू 1.15 जीआरवी। यूजीआरवी परचेज प्राइस की ऑप्शन हमेशा एक फिगर होती है, ये हमेशा लीज के एंड पे प्लॉट होती हैं। तो 5 साल की लीज है तो बिल्कुल ब्लाइंडली रेज टू पावर -5 कर दें जी। अब ब्लैक वाले का टोटल बताएं। मैं आपसे ब्लैक वाले का टोटल नहीं पूछ रहा, मैं आपसे असल में तो पीवी ऑफ एलपी पूछ रहा हूं। 9101, ये तो लेसी से पैसे देंगे और आउटसाइड वर्ल्ड से यानी एसेट बाजार में बेचे कितने आएंगे? 348 जी। कितना आ गया? 9449। 9449 का नाम बताएं। NI 9449 का नाम बताएं। NI और इंटरेस्ट 14275 माइनस 9444826। It is total interest of all of the 5 years. जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल था, एक बड़ी अच्छी जो है वो इसने रिवीजन करवा दिया हमारी। और जीआरवी यूजीआरवी लेसर के एतबार से रिवाइज हो गई है। लेसी के एतबार से तो खाली जीआरवी है, लेसर के एतबार से जीआरवी और यूजीआरवी रिवाइज हो गई है जी मोहतरम। उधर कोई सवाल पूछ रहे हैं? हाथ खड़ा करें। हाँ जी, माइक का ऑन करें, बोलो। हाँ बोलो। भाई का सवाल है कि यूजीआरवी और जीआरवी की एब्रीवेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसमें जो है वो भाई का अच्छा सवाल है। भाई के सवाल का जवाब देने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। पिछले सेशन के इधर जाते हैं और जाके कमेंट्स, यार ये जो चीज़ ढूंढनी थी वो मिल नहीं रही। ये तो क्वेश्चन पेपर है। अच्छा भाई, मैं आपको आई कैप कौन सी एब्रीवेशंस यूज़ करें ये मैं बता दूंगा अटेम्प्ट खोल के। हो सकता है कल ही बता दूं या हो सकता है नेक्स्ट वीक में बता दूं। फिलहाल जीआरवी यूजीआरवी आप यूज़ ना करें, एब्रीवेशन इसकी पूरा लिखें। अच्छा अब जी लेसर की एंट्रीज, लेसर की एंट्रीज किसी को याद है? नॉर्मल लेसर की एंट्री क्या होती थी एसेट लीज पे देने की? लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। कल बात हुई थी एसेट फेयर वैल्यू के ऊपर, लीज रिसीवेबल एनआई के ऊपर। अगर आईडीसी भी आ रही है तो यहां पे क्रेडिट करेंगे। ये किसकी एंट्री होती थी? नॉर्मल लेसर की एंट्री होती थी। किसी को याद हो? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की एंट्री बताई थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो डेट बताएं, 1 जुलाई 2010। डेटर डेबिट की जगह लीज रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट सेल। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटोरी क्रेडिट। इन्वेंटोरी क्रेडिट। क्या आप सारे मुतवज्जे हैं? क्या आप सारे अटेंटिव हैं? वो जो आज की क्लास की एक नई बात थी वो आने लगी है। वो बात मेरी 4 से 5 मिनट चलती रहेगी। बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है।
पिछली दफा सवाल में यूजीआरवी नहीं थी। जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में यूजीआरवी आ जाए तो फाइनल फिनिशिंग टच देने लगा हूं फॉर्मूलाज को। मैंने आपको कहा था ये एनआई पे आएगी, कॉस्ट पे आएगी, इन्वेंट्री भी किताबों में कॉस्ट पे पड़ी होती है, और ये फेयर वैल्यू के ऊपर आएगी। ये बात नामुकम्मल थी, गलत नहीं थी, ये बात नामुकम्मल थी। आज मैं आपके सामने मुकम्मल बात करने लगा हूं। एक फॉर्मूला है, उसको आपने फॉर्मूला समझ के याद करना है। अगर इसकी डेरिवेशन आपने चाही तो वो मैं फिर 5 मिनट ज़ाया कर दूंगा इसकी डेरिवेशन पे, इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया गया है। जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की डेरिवेशन आप भूल चुके हैं, फॉर्मूला याद है, तो पहले ज़रा एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लें। भाईजान ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में आया करेगा NI पे। किस पे आया करेगा? NI पे। और ये आया करेगा कॉस्ट माइनस PV ऑफ UG और V। ये किस पे आया करेगा? कॉस्ट माइनस PV ऑफ, और ये आया करेगा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP, और PV ऑफ LP पे आया करेगा। इसने कहा मेरे साथ कुछ ना करना, मुझे कॉस्ट पे रखना, बहुत होगी ऊपर वालों के साथ। तो ये जी फाइनल फॉर्मूला है, फिनिशिंग टच के साथ आपके सामने आया है। बड़ा डेलिकेट और खूबसूरत सा इसको हमने टच दिया है, फिनिशिंग। तो ये आपके सामने बिल्कुल ये फॉर्मूला ऐसे तैयार हो गया है। तो बताएं जी इसमें क्या क्या डलेगा? किशमिश सबसे पहले, यानी लीज रिसीवेबल NI पे आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल किस पे? कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV पे आएगी। उसके बाद सेल किस पे आएगी? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे आएगी। और इन्वेंट्री किस पे आएगी? कॉस्ट पे आएगी। पहले इसकी मैं करने लगा हूं मैथमेटिकल डेरिवेशन, और उसके बाद मैं इसकी करने लगा हूं लॉजिकल डेरिवेशन। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए मुझे आपके 3 से 4 मिनट चाहिए। मैथमेटिकल डेरिवेशन लीज रिसीवेबल किस पे रखना है? मैंने क्या कहा? NI पे। NI क्या होता है? GI इसका बाप है ना, तो इन दोनों की PV ले लेते हैं, PV ऑफ LP और PV ऑफ UGRV। अटेंटिव रहने, मैथमेटिकल डेरिवेशन साबित करेंगे पहले हम। इसका मतलब है NI होता है PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ, अभी हम कोई लॉजिकल बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। NI इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। और वैसे ना जहन में सोचते रहा करें, लीज रिसीवेबल है ये पैसे इसने लेसी से लेने हैं प्रेजेंट वैल्यू के मद में, ये पैसे बाजार से एसेट बेच के लेने हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल हमने किस पे डाली है? कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV। मैथमेटिकल डेरिवेशन होने लगी है। सेल को फॉर द टाइम बिंग एज्यूम करें PV ऑफ LP लोअर आ गई है। फॉर द टाइम बिंग मेरे कहने पे एज्यूम कर लें PV ऑफ LP लोअर आ गई है। और कॉस्ट किस पे है? इन्वेंट्री किस पे है? कॉस्ट पे। जरा चेक करें मैथमेटिकली फॉर्मूला टैली हो रहा है? मैथमेटिकली फॉर्मूला टैली हो रहा है? चलिए एक काम करता हूं मैं, ऐसे गलत सा काम है, एक काम करता हूं मैं, इसको PV ऑफ UGRV जो है इसको मैंने उड़ा दिया। अगर इसको मैं उड़ा दूं तो अब देखें PV ऑफ LP इधर पड़ी हुई है, PV ऑफ LP इधर पड़ी हुई है, कॉस्ट इधर पड़ी हुई है, कॉस्ट इधर पड़ी हुई है। इसकी वजह से फॉर्मूला आउट होगा। इसकी वजह से फॉर्मूला क्या होगा? मैथमेटिकल डेरिवेशन है, लॉजिकल डेरिवेशन बाद में है फॉर्मूले की। बता दें कॉस्ट आपस में कट जाएगा, PV ऑफ LP से कट जाएगी, PV ऑफ UGRV इधर पड़ा हुआ है, PV ऑफ UGRV इधर नहीं पड़ा हुआ, तो PV ऑफ UGRV को इधर डेबिट साइड पे प्लस के साथ है, डेबिट पे मैं किसके साथ डाल रहा हूं? माइनस के साथ डाल रहा हूं। क्लियर? ये फॉर्मूले की क्या हो गई? मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब इस फॉर्मूले की लॉजिकल डेरिवेशन। लीज रिसीवेबल वो पैसे होते हैं जो लेसर ने लेने हैं, चाहे NI वाले पैसे इसने लेसी से लेने हैं, चाहे आउटसाइड वर्ल्ड से लेने हैं। तो लीज रिसीवेबल तो हमेशा NI पे आता है, इसके ऊपर मुझे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा कॉस्ट ऑफ सेल पे। क्या जिंदगी में आपने कभी किसी खर्चे को नेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू खर्चे में डाला? IAS 16 में आप करते थे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, खीर होगी माइनस।
IAS 16 में यही करते थे ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसका नाम रखते थे आप डेप्रिशिएबल अमाउंट, और इसको फिर लाइफ से क्या करते थे, क्यों रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते थे, क्या क्या टीचर वजह क्या बताते थे, IAS 16 में क्यों रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते थे। एसेट आज इतने के एंड पे बाजार से इतने आ जाने हैं, तो तुम दीवाने हो कि जो है वो एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो कॉस्ट पे। इधर भी सोचें, ट्रक आज इतने का बना है, 6300 का बना है हमारा, लेकिन जब जीआरबी यूजीआरबी गिवन होती है, मींस के 5वें साल के एंड पे ट्रक वापस आने, जब वापस आना है तो हमें कुछ दे के जाएगा वो। तो जब कॉस्ट खर्चे में डाली और रेजिडुअल वैल्यू रिकवर होनी है या पे करनी है, रिकवर होनी है, बाजार में जाएगा ये एसेट और बाजार में जाके बिकेगा, बाजार में जाके ये पैसे आएंगे हमारे पास, समझ आ रही है बात। तो फिक्स्ड एसेट को क्यों डेप्रिशिएट करते थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके। फिक्स्ड एसेट को इस वजह से डेप्रिशिएट करते थे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके कि 100 रुपए की हम बिल्डिंग खरीदते थे, सोचते थे 20 रुपए की बिक जाएगी, तो 80 को हम उसकी लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देते थे। सिमिलरली ये इन्वेंट्री है और ये वापस आ जानी है, लेकिन वापस आने का मतलब ये नहीं कि सेल बुक ना करना। भाईजान 5 टेस्ट पूरे हो गए हैं, पूरी जवानी लेसी ने एंजॉय कर ली है, सेल बुक कर दें, ये एसेट बिक गया आपका। वो जो 5वें साल के आखिर में एंड पे वापस आने ना कचरा, उस कचरे को आप जो है वो उसका अचार बना लीजिएगा और कुछ नहीं कर सकते आप उसका। तो ये ना सोचिएगा, कई लोग ये भी घर जाके सोचते हैं, सर आपने एसेट को सेल करा दिया, ट्रक तो सेल में चले गए, और आप उधर से कह रहे हैं 5वें साल के एंड पे वापस भी आ जाने हैं। तो 5वें साल के एंड पे उसने क्या कचरा आपके पास वापस आने, उसका आपने क्या करना है, उसको डस्टबिन में फेंकना है आपने, ज्यादा से ज्यादा बाजार जाके उससे 700 ले लेना है, और क्या करना है आपने ट्रक का, कुछ भी नहीं करना आपने। तो इसलिए ये ना समझिएगा, वापस आ जाने का मतलब ये नहीं कि सेल बुक ना करें। सेल बुक लीज में तब होती है जब 5 टेस्ट पूरे हो रहे हो। तो 5 टेस्टों में से एक का जवाब भी यस आ जाए तो लीज क्या बन गई, जब फाइनेंस लीज बन गई तो आप सेल बुक कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि लॉजिकल डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नंबर 1 NI, इस पे तो बात करने की जरूरत नहीं। खर्चा कितना बुक करें, जो खर्चा है या नेट ऑफ जो वापस आ जाना है। अब कोई बच्चा क्लास के बाद अगर आके पूछेगा कि कॉस्ट में से पीवी ऑफ जीआरबी भी माइनस करें, तो भाईजान इतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, फिर स्टैंडर्ड के अंदर पूरी डिटेल में चले जाएं, फिर तो आप बहुत अपना टाइम जाया कर रहे होंगे। बाजार से बस जो पैसे आने हैं, लेसी से नहीं आने, जो बाजार से पैसे आने मैं कह रहा हूं उनसे नेट कर दें बस। कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरबी। सेल आप रिकॉर्ड करें फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर आपको फेयर वैल्यू जितने पैसे नहीं आने की उम्मीद, तो फिर जितने आपको लेसी से पैसे आने उतनी सेल बुक कर लें। इसमें स्टैंडर्ड की शायद ये लॉजिक है कि IFRS 15 भी आप इसी मॉडल में मूव कर गया है। IFRS 15 रेवेन्यूज का स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको पढ़ाना है। IFRS 15 ये कहता है कि आपने कस्टमर को चीज बेची 50 रुपए की और आपको उससे आने हैं 30 रुपए, तो IFRS 15 कहता है अगर आपको पहले दिन ही पता है इतना बैड हो जाने तो सेल ही 30 पे बुक करो। अब आप कहेंगे ये बंदा पागल था, उसको 30 रुपए की चीज बेची। तो भाईजान ये मरी के अंदर जो लोगों की डेथ हुई थी, तो मरी में अब कोई बंदा है वो गाड़ी में फंसा हुआ है, उसने सामने वाले दुकानदार को जाके कहा यार मैं मजबूरी में हूं, मुझे 50 रुपए वाली चीज 30 रुपए में दे दे। तो दुकानदार दे देते थे, खुश होकर उन्होंने दे दी थी, कोई नहीं यार ले लो तुम 30 में चीज। अब दुकानदार को पता है बैड डेट होने 20, लेकिन दुकानदार सेल 50 पे बुक नहीं करेगा। IFRS 15 में आपको स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, वो कहेगा दुकानदार सेल ही किस पे बुक कर ले, 30 रुपए बुक कर ले। तो फेयर वैल्यू आ जाए बहुत अच्छी बात है आपको एसेट की। अगर फेयर वैल्यू नहीं आ रही आपको, तो जो पीवी ऑफ एलपी लेसी से आ रही है फिर उसी पे आप एसेट को बुक करें। तो लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और इन द एंड कॉस्ट। ये सारी बातें जो मैंने की है ना, इन सारी बातों को आप जो है वो डस्टबिन के अंदर फेंक दें और इज इक्वल टू MC स्क्वायर की तरह ये फॉर्मूला यूज कर लें, बस खत्म बात। इन सारी बातों को साइड पे रखें, इन फिगर्स को ढूंढवाएं, मुझे फिगर्स को ढूंढवाएं, फिगर्स को ढूंढवाएं। NI सही फिगर बोलनी है और एक दफा बोलनी है। NI एक्सेलेंट 9449। कॉस्ट 6300। अब आपको रेड मार्कर हेल्प करेगा इसके लिए। पीवी ऑफ यूजीआरबी, ये यूजीआरबी है, ये पीवी ऑफ यूजीआरबी है। नोट बनाते हुए ये वाली लेके जाऊंगा मैं रिकॉन्सिलिएशन में। अभी मैं पीवी पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज पीवी ऑफ यूजीआरबी? 348। व्हाट इज फेयर वैल्यू? 945। व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी? एक्सेलेंट 9101। 91। व्हाट इज लोअर? 9101। इसका मतलब बाजार से कम पैसे आ रहे हैं किसी वजह से उससे, तो बस सेल फिर 9101 पे बुक करेंगे। और इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी? 6300। चलें जी,
एंट्री के आगे आप फिगर्स लिख लें, आप अपना सवाल पूछें। इसलिए कि वो जो फिगर है वो फ्यूचर वैल्यू है और ये कॉस्ट आज की वैल्यू है और 700 फ्यूचर वैल्यू है। IS 16 में ये नहीं होता। IS 16 में एक लफ्ज लिखा हुआ है, वो आपको टीचर पढ़ाते नहीं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता। IS 16 की जो रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन है उसमें भी लिखा हुआ है द अमाउंट विच यू वुड करंटली ऑब्टेन, अगर आज बेच के आप जितने पैसे लेंगे वो आरबी में लें, उस तरह का चला हुआ एसेट। तो IS 16 में भी मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट है। बहरहाल आपको जो फॉर्मूलाज बताए उन पर फोकस करें। एंट्री टैली होगी, NI बताएं जी। 9449, ये जो मैंने ब्लैक में लिखी हुई है जी। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज कॉस्ट? 63 माइनस 348 5952। व्हाट इज फेयर वैल्यू? 94। What is PB of LP? 9101। 9101। What is inventory? 6300। अच्छा, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर बच्चों को रुकवा देता हूँ और जो होमवर्क का सवाल है उसको मैं कहता हूँ यहाँ तक मुझे सॉल्व कर दें, इसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे वो नोट बनना है, इंटरेस्ट इनकम बननी है, डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल बनना है, वो कोई नहीं है। तो आप लोगों को अब मैं 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ। इससे पिछले सफ़े पे एक सवाल है, उस सवाल को यहाँ तक मुझे सॉल्व कर दें, लेकिन ये वर्किंग ज़रा खूबसूरत सी करनी है जैसे मैंने की है। पिछले सफ़े पे सवाल, अभी मेरे से कोई सवाल ना पूछें, शालीमार वाला सवाल जो है मुझे पिछले सफ़े वाला यहाँ तक सॉल्व करके दे दें। और ये आपका टेस्ट है, आपने किसी दाएं बाएं वाले से पूछना नहीं है। कैमरा इधर रखो। अच्छा जी, भाई उस कमरे से एक भाई आए, एसी बंद करना है। अच्छा, ये भी बंद करवा रहे हैं। कर दिया, ये भी कर दो जल्दी जी, हिम्मत। 10 ट्रक हैं, 10। कॉस्ट लिखें इनकी, फेयर वैल्यू लिखें इनकी, GI ढूंढें, NI ढूंढें, खूबसूरत करके, इसी तरह खुला खुला करके। सफ़े के ना एक्सट्रीम राइट साइड पे फिगर लिखा करो। छोड़ो अभी, पहले वर्किंग बंद करो जल्दी से। ये फिगर इधर लिखा करो जरा, खुला खुला करके।
चलो परसों के सवाल में इसलिए मसला नहीं आया था कि उसमें यूजीआरवी नहीं थी। हो गया, एंट्री भी होगी टैली, गुड। हाँ बस Shalimar is engaged in the manufacturing of tractors. The tractors are sold both on cash and finance lease basis. Cash selling price and cost of each tractor is 2 million and 1.6 million respectively. अगर किसी की जनरल एंट्री रह गई है तो खैर है, बाकी अगर हो गया तो अभी इधर अटेंटिव हो जाएं। ये मुझे कैसे पता चलेगा पेपर में? ये सिंपल लेसर नहीं है। Engaged in manufacturing of tractors, the tractors are sold on lease base. ये हाईलाइट करनी है बात कि ट्रैक्टर लीज पर भी बेचे जाते हैं। इसका मतलब है ये मैन्युफैक्चरर लेसर है। द कैश सेलिंग प्राइस, कैश सेलिंग प्राइस का मतलब होता है अगर कोई पैसे यकमुश्त उसी वक्त लेके आए फौरन तो कितने का ट्रक है, और कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक जो है या ट्रैक्टर कितनी है। जी बताएं जी। कॉस्ट 1.6 इंटू 10 16। फेयर वैल्यू 2 मिलियन इंटू 10 20 मिलियन। तो मैं सवाल कर रहा हूँ रुपीज़ इन मिलियन में। ऑन यकम जनवरी 1000 में किया आपने, ज़्यादा नहीं मिलियन में, 1000 में किया ज़्यादा नहीं, तो मैं 1000 में कर देता हूँ, रुपीज़ इन 1000। अगर आपने फिर रुपीज़ इन 1000 में करना है ना तो देखें इधर, तो 16 मिलियन ना ये है, 16 मिलियन ये है, 16 मिलियन नहीं बल्कि 1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन ये है। अब जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे ना रुपीज़ इन 1000 में तो ये 1600 रह जाएगा। तो 1600 ज़रब 10 इज इक्वल टू 16,000। अब ये रुपीज़ इन 1000 में हो गया। और 2 मिलियन है, 2 मिलियन को अगर रुपीज़ इन 1000 में करना है तो आखिरी 3 उड़ा दिया सिफर, 2000। 2000 इंटू 10 ट्रक इज इक्वल टू 20,000। ये कॉस्ट आ गई, फेयर वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए जीआई। जीआई मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा एलपी प्लस रेड मार्कर से यूजीआरवी जी। द टोटल अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज इज 1 मिलियन। टोटल अनगारंटेड का क्या मतलब है? 10 ट्रकों की या टोटल? टोटल। ये 10 ट्रकों की है, ये पर ट्रक नहीं है। और किराया भी मेरे ख्याल से टोटल है 6375। डाउन पेमेंट 0, रेंटल 6375 ना,
अच्छा 454 को किया है मैंने, खाली 4 को देख के कर दिया है। हाँ वैसे कर सकते हो, ठीक है। 6375 इंटू कितने कराए? 4। इसमें वो 5वें साल वाली बात को फारिग करना था। 0 प्लस UGRV 1000 जी 25,500 और 1000 इज इक्वल टू 26,500। थोड़ा सा अभी आपको आदत होगी, कभी कभी आप 1000 रुपीज़ इन उसमें गलती करेंगे, लेकिन विद द टाइम ये चीज़ सही हो जाएगी। NI हाँ पहले लिखें PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। GRV हो तो उसको PV ऑफ LP में डाल देंगे और उसका अलग से कुछ नहीं करना। GRV को ब्लैक मार्कर में रखेंगे ताकि वो PV ऑफ LP का पार्ट बने। डाउन पेमेंट ये देखो GRV इस तरह, उसकी PV 6375 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 0 प्लस 1000 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 4। ब्लैक वाले का जवाब 19 ये नहीं है NI, ये PV ऑफ LP है, ये PV ऑफ LP है, ये PV ऑफ UGRV है। व्हाट इज टोटल NI? 1 टेट्रा 9, इट इज टोटल NI। 20,000 रुपये लिख लें वो छोड़े पर खैर है, नो प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, लीज रिसीवेबल किस पे आएगा? NI पे 19,999। अच्छा कॉस्ट किस पे आएगी? कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV। कॉस्ट इज 16,000, कॉस्ट इज 16,000 एंड PV ऑफ UGRV इज 636। 16,000 माइनस 636 15,364। सेल में लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP, स्काई ब्लू लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP 19,363। इन्वेंट्री 16,000। एग्जैक्ट मैच कर गया, 9 जमा 4 13 होता है, ये 3 आ रहा है। चलें जी हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ वापस आ जाएं। हमारे सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें। जनरल एंट्रीज करनी है 30/11 की और 30/12 की। भाईजान ऐसे ऐसे टेस्ट मिले हैं, लेसर की किताबों के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। अभी मैं टेस्ट रिव्यू कर रहा था, जो चेक कर रहे थे टीए, लेसर की किताबों में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। लेसर की किताबों में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, एसेट किताबों से निकल गया ना, तो जब एसेट किताबों से निकल गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने की कोई तुक नहीं बनती। ये फाइनेंस लीज में भाईजान लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। वो जो 5 सफ़े 2 सफ़े हैं ना समरी वाले, उनको जरा अच्छे तरीके से रोजाना शाम को ज़ियारत कर लिया करें। 30 जून 11। अब मुझे चाहिए इंटरेस्ट इनकम, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, मैं ज़रूर बनाऊंगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, मैं ज़रूर दिखाऊंगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाऊं दिखाऊं ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन से? 8। तो आखिरी वाले फिगर्स ना इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने सवाल किस में सॉल्व करें? रुपीज इन 1000 में। तो भाई बताइए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहाँ से शुरू करना होता है? NI से। तो NI में जरा देखता हूँ कितनी है। NI 9449। अभी राउंड शाउंड करने के चक्कर में ना पढ़िएगा, बस ऐसे ही पढ़ लें। 9449
पता नहीं राउंडिंग सही होती है गलत होती है, मैं इसको इधर से ऐसे फारिग करने लगा हूँ। आप लोगों का फ़र्क आ रहा होगा थोड़ा सा फ़र्क तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा, लेकिन खैर है, चलें टू सेव द टाइम। 9449 डन। अब आप मुझे बता दें एंट्री इंटरेस्ट की, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 30/11 कितने से 2715। कैश ने कहा मेरे से 200 2715 क्यों आज इतना दूर कर दिया है मेरे से, इसलिए कि ऊपर कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। अच्छा, लीज रिसीवेबल 1297 और इंटरेस्ट इनकम 1417। हाँ, वो मैं आपको कहता, मैं आपको बताऊंगा सेलिंग प्रॉफिट क्या होता है। सेलिंग प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्रॉफिट, अच्छा सेलिंग प्रॉफिट बच्चे गलती से ना ये ले लेते हैं फेयर वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। ना 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 ना, मैंने उस दिन आपको कहा था कि सेलिंग प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस लिया करना है। ये गलती नहीं करनी सेलिंग प्रॉफिट उधर से निकालें। इस सवाल में कहीं जीपी निकाल के लिख लें, साइड पे किताब के ऊपर ही जीपी लिख लें, 9101 माइनस 5952। ये जीपी सवाल में मांगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं जरूर। 3149, ये पहले साल के P&L में जाएगा। 3149 डेट इज ग्रॉस प्रॉफिट। गलती से कहां से जीपी ले सकते हैं लोग? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट। ये तो बिलावल वाली सेल में होगा जो कैश सेल हो रही है, ये तो लीज अजीब सी सेल है। 30/11 की एंट्रीज मुकम्मल हो गई। अब किस साल की एंट्रीज करनी है? 30/12 की। बोलें जी, वही एंट्री यार, क्या देखने हैं। कैश डेबिट कितने से? 2715। लीज रिसीवेबल 1492, इंटरेस्ट इनकम 1222। जी, इंटरेस्ट इनकम 1222। बहुत अच्छी रिवीजन होगी इस सवाल में, सिवाय इस एंट्री के बाकी सारी चीजें पुरानी थी। अब इस सवाल में उसने मांगा हुआ है नोट। तो नोट किस साल का मांगा हुआ है? 1 साल का मांगा हुआ है, 2 का? 1 साल का। किसका नोट मांगा हुआ है? किसका नोट मांगा हुआ है? लेसर का, लेसी का? लेसर का, जाहिर सी बात है। लेसर का फाइनेंस लीज का सवाल है, ऑपरेटिंग लीज का सवाल है? फाइनेंस लीज का सवाल है। अगर फाइनेंस लीज का सवाल है तो नोट में क्या क्या चीजें आएंगी? मैच्योरिटी एनालिसिस, अंग्रेजी मैच्योरिटी एनालिसिस, रिकॉन्सिलिएशन, ये 3 चीजें आएंगी। तो अब रफ सा करके मैं बना रहा हूँ, नीट ज्यादा नहीं बना रहा। मैच्योरिटी एनालिसिस 30/11 का नोट बनाने के लिए 30/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। तो 30/11 के पेमेंट के नीचे लाइन लगानी पड़ेगी, खुद ही नहीं लगेगी। अब ये जो फिक्रा मैं बोलता हूं ना, ये आप बोला करें। 30/12 के साल में जितनी पेमेंट है वो लेस देन 1 ईयर। अगर सवाल क्वार्टरली का हुआ तो 4 होंगी, सेमी एनुअल का हुआ 2 होंगी, एनुअल का हुआ 1 होगी। 30/12 बोलना है आपने पेपर में, ना के अगला साल बोलना है। 30/12 के साल की सारी पेमेंट्स लेस देन 1, 30/13 वाले की ये 2 to 3 और ये 3 to 4, और आखिरी साल वो 1,07,000 वो है, वो जो UGRV वाला है। जी, मैं नोट बना रहा हूं 30/11 का, नहीं हाँ 11 का, 30/11 का। लेस देन 1 2715, 1 to 2 2 to 3 3 to 4। ना 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 ना, इसमें अगर मैं आपसे खुल खुला के बात करूं तो इस पेज का पेज नंबर ही मिटा दूं मैं। ये हो गई हमारे रेंटल, ये हो गई हमारी UGRV, और ये हो गई हमारी GRV 0। डन। ये दोनों जमा करके जवाब आया 2715, और ये आया 700। GRV और रेंटल को आपने लेके जाना है मैच्योरिटी एनालिसिस में, और क्योंकि UGRV के लिए उधर फॉर्मेट में अलग जगह है,
तो यूजीआरबी को फिर आपने रिकॉन्सिलेशन में लेके जाना है। तो इसलिए मैं जीआरबी उठाने लगा हूं जो 0 है और रेंटल उठाने लगा हूं जो 2715 है। ये 2715 में रेंटल भी है और 0 रुपए की जीआरबी भी है। जी टोटल कितना हो गया? 86। ध्यान से करने, इधर आपने जीआरबी उठानी है, यूजीआरबी के लिए आगे जगह बनी होगी, क्या लिखूं? रिकॉन्सिलिएशन। टोटल लीज रिसीवेबल 10860 एड यूजीआरबी कितनी? 700 11560। ये जीआई बन गई। इसमें लेस कर दें, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? जो 30 जून 11 के P&L में चली गई वो अर्न्ड है, बाकी सारी अनअर्न्ड है। 30 जून 11 के P&L में चली गई है, ये लाइन हटा दें, लाइन का अर्न्ड अनअर्न्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइन हटा दें। टोटल बताएं कितना है इसका? 4826। 4826 में अर्न्ड अनअर्न्ड 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 को जमा ना करें, 14826 14826 है। 4826 में से 1417 माइनस कर दें। कैमरा इधर रखो अभी। 4826 में से 1417 माइनस कर दें। 4826 माइनस 1417 3409 8151। जीपी P&L में जाना है, लेकिन जीपी अभी मैं P&L में लेके नहीं जा रहा, क्योंकि बोल दें आगे, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं। खुदा के लिए मेरा साथ ना छोड़िएगा। पेज 154 पे आके क्वेश्चन 8 की पहली जनरल एंट्री करें। पेज 154 पे आके क्वेश्चन 8 की पहली जनरल एंट्री करें। आप समझ लें बस घर का काम आपको साथ साथ करवाया जा रहा है। जल्दी जल्दी मेरी मौजूदगी में बैठ के पेज 154 पे क्वेश्चन 8 की पहली जनरल एंट्री कर दें। और मैं दिल से उन साहब को सलाम करूंगा जिन्होंने इसकी जनरल एंट्री सवाल शुरू होने से पहले मुझे बता दी। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, जिन साहब ने इसकी जनरल एंट्री मुझे सवाल शुरू होने से पहले बता दी। एक्सेलेंट, बाकियों को सोचने दो। अब यार ये क्या फिक्र है? लेसर्स कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज, लेसर्स कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज, आईडीसी होगी ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लेसर्स कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज। जरा मैं जाके देखता हूं कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में फाइनेंस लीज में क्या लिखवाया था कल मैंने आपको। ये सफा तो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो गया, सारी चीजें इकट्ठी एक जगह पे आ गई हैं। किधर है ये? इंटरेस्ट रेट था, मैंने आपको खुद बताया है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, अभी आपने पढ़ा नहीं है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ फाइनेंस लीज है, अभी आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ते हुए इंशाल्लाह इन चीज़ों को आप भी ध्यान में रखिएगा। मुझे बता दें लेसर का सवाल है, हाँ सर ने बताया है। सिंपल लेसर का सवाल है, नहीं सर ने बताया है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है। फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग है, अभी हमने टेस्ट नहीं किया, लेकिन कौन सी लीज है? फाइनेंस।
आईडीसी कहाँ चली जाएगी? एक्सपेंस में। असल में ना मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की आईडीसी पता है इसलिए एक्सपेंस में जाती है कि इसने अपने पूल पे ना काफ़ी सारे लॉयर रखे होते हैं और इसका काम ट्रक बेचना है या गाड़ियाँ बेचना है, तो ये उसी उन्हीं लॉयर्स में से किसी को कहता है चलो यार ये वाला एग्रीमेंट में मेरा बनवा दो। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है इसको इस तरह डील नहीं करना औखे तरीके से जैसे कल किया था। तो पता क्या चला, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में, फाइनेंस लीज में आईडीसी की एंट्री क्या होगी? कमाल रिवीजन हो रही है यार, रियली आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, और आपका जज्बा और आपका बैठना। चलें लिखें एंट्री एंट्री एंट्री, जल्दी 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 जल्दी। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बाकी भाईजान एंट्री कर दें आप मुझे, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट भी ज्यादा है। पहली वाली जनरल एंट्री कर दें। अच्छा यार, ये इसने एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू लिखा हुआ है, ये 9 बजे वाली है जो आपस में तय हुई थी या उसके जाने के बाद जो लेसर ने सोची? जाने के बाद जो लेसर ने सोची, उसमें से कितनी गारंटी मिल गई है इसको? गारंटी नहीं मिली हुई। तो ये 10 बजे वाली एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है, इसमें से गारंटी माइनस करें 0 की, तो सारी गारंटी माइनस की तो सारी की सारी यूजीआरवी आ गई। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टोटल माइनस 0, तो ये क्या आ गई मेरी? यूजीआरवी 133,100। टोटल कितनी है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जो जाने के बाद सोची? उसमें से गारंटी कितनी है, तो बाकी अनगारंटेड कितनी बची? इस तरह करके खूबसूरत सा लिख लें। एक सवाल पूछना है मैंने इसके बाद एंड पे, और उस सवाल के पूछने पे अगर आपने ना वो सही किया तो आपको छितर पड़ेंगे। सवाल तो आपका वैसे भी हो जाएगा लेकिन छितर पड़ना याद रहेगा। हो गई यार, क्या जान ही नहीं सवाल में, छोड़े पर फजूल टाइम ज़ाया करें। कॉस्ट बोलें कितनी है? 1500। फेयर वैल्यू 2000। जीआई में एलपी क्या है? 764 इंटू 3 ईयर्स, 764 इंटू 3 ईयर, ये एलपी हो गई। और यूजीआरबी 133। पीवी ऑफ एलपी में इसकी पीवी आ जाएगी और पीवी ऑफ यूजीआरबी में इसकी आ जाएगी। मुझे कोई बता सकता है कि एनआई क्या आई है? एनआई नहीं कि किस तरह आई है? पीवी ऑफ एलपी कितनी है और पीवी ऑफ यूजीआरवी कितनी है? पीवी बता रहे हो ना, 1900 और इज इक्वल टू 2000। किसने इस 1900 को, किसने इस 1900 को डिवाइड किया था फेयर वैल्यू से चेक करने के लिए कि लीज फाइनेंस ऑपरेटिंग है? वो हाथ खड़ा करें, वो हाथ खड़ा करें, वो हाथ खड़ा करें। मैंने कह दिया था फाइनेंस लीज है, मैंने कह दिया था, लेकिन भाई सोचना तो चाहिए था ना आपको। तो पांच टेस्ट लगाएं। लीज टर्म तीसरे साल के एंड पे एसेट लेसी को मिल जाने, नहीं बताया हुआ। तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके ऐसी लेसी एसेट खरीद सकता है, नहीं बताया हुआ। 3 को मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता किसी पे, वो यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, लेकिन पीवी को डिवाइड कर सकता हूं। और भाईजान मैंने आपको कल कह दिया था पीवी को डिवाइड करना है, एनआई को डिवाइड नहीं करना। कल मैंने कह दिया था पीवी को डिवाइड करना है। पीवी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से 95%। तो 95% तो फिर लीज कौन सी? फाइनेंस लीज। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने लगाया था, वेल डन। और 5वीं चीज क्या एसेट स्पेशल नेचर का है?
ऐसे स्पेशल नेचर का, जब ये डिसाइड हो गया कि ये फाइनेंस लीज है और जब ये डिसाइड हो गया कि ये मुल्तान मोटर कार डीलर है, ईट सेल कारें बाय लीज, ये लाइनें तो आप हाईलाइट करते ही नहीं, इज अ डीलर ईट सेल कार फॉर सेल बाय लीज। यहां से पता चला ये डीलर लेसर का सवाल है। इसने बाहर के मुल्क से शायद गाड़ी मंगवाई है 15 लाख वाली, शोरूम जहन में लाएं, जेल रोड वाला शोरूम, पजारो खड़ी हुई थी वहां पे, 15 लाख की बाहर के मुल्क से पजीरो मंगवाई है इसने, और बेचनी कितने की है इसने? 20 लाख की। लेकिन बिलावल टाइप कोई आया नहीं, तो शेख रशीद टाइप कोई आ गया, तो इसको लीज पे दिया है। ये स्काई ब्लू वाला किसने हाईलाइट किया था कि डीलर लेसर है? सब मैंने बताया हुआ था। तो जो अच्छा चलो, अगर मैं बता भी दूं तो यकीन ना किया करें, टेस्ट भी कर लिया करें। इन लाइनों से क्या पता चला? डीलर लेसर का सवाल है। अच्छा, अगली बात बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज हम। और पीवी ऑफ एलपी को एफवी से डिवाइड करके क्या पता चला है कि फाइनेंस लीज है। और अगर ये फाइनेंस लीज है तो हर शहजादे और चाचू के जहन में ये आना चाहिए था कि आईडीसी में, लेसर में, मैन्युफैक्चरर डीलर में अगर फाइनेंस लीज हो तो फिर ये आईडीसी वगैरह का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसकी सिंपल एंट्री कर दी जाती है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। चलें जी, पकड़े पकड़े पकड़े। क्या नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई जान ही नहीं। मैंने तो सोचा हुआ था ये। अच्छा, और कौन सा सवाल कराया पास पेपर के बाद? पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 की पहली एंट्री, और क्वेश्चन बैंक का कौन सा? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 8। होमवर्क में आपका यही है, क्वेश्चन 7 पूरा पास पेपर का। तो ये जो मैंने सोचा हुआ था प्रैक्टिस का क्वेश्चन 37 पेज 78 पे, ठीक है यार। फिर जो आप लोगों का डेंजरस एरिया ना, वो आप मुझे कर दें, और आप कैलकुलेटर पे डिस्काउंट कर दें इस फिगर को। रेट सेमी एनुअल है, रेंटल सेमी एनुअल है। डिस्काउंटिंग फिर मुझे ज़रा तसल्ली दिला दें, आपको डिस्काउंटिंग है, क्योंकि आपको आईकेप में लॉन्च करना है मैंने, तो मुझे डर लगा रहता है। रेंटल सेमी एनुअल 10,000 और लीज टर्म 3 years, और रेंटल एडवांस में है, और जीआरवी है 3,000 पे, और डिस्काउंट रेट है 12%। सवाल खामोश होगा तो पर एनम। तो मुझे आप इस डेटे की बुनियाद पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दें। हजार में बताओ ना, कितने हजार रुपए? 48,000 रुपये। और जी फिगर्स बताएं कोई। 51,288। ओ तेरी खैर, बड़े डिफरेंस आ रहे हैं यार इसकी। इट मींस रिवीजन। 29,036 रुपए, 41,000, 52,000 निकले ऑनलाइन वाले बाहर। जल्दी इनको बताएं कि क्या कैसे होती हैं, पीवीज कैसे निकलती हैं। इसका मतलब है ये तो फटा प्रोग्राम चल रहा है भाई इधर। इट नीड्स रिवीजन गाइस। बोल कितना आई, तेरी कितनी आई? क्या? 54,236 आने दो यार। अच्छी के कोई हाइब्रिड से भी कोई डिफरेंट है, जवाब तो बता दे। 56,870 निकाल लीजिए, कोई 10 MCQs बन जाएंगे। 37,000
48,000। यार अब्दुल्ला, मुझे तो लग रहा है 10-10 रुपए वाले नोट ले आओ, अब ये नाम देना पड़ेगा। ये मेरा तो ख्याल था सबका सही होगा। मुझे क्या पता, मैं तो निकाल के देखूंगा। अच्छा, हाथ पे स्टिक उसको पड़ेगी जिसकी 2 गलतियां हुई। हो सकता है किसी की एक गलती हो, रेट गलत ले लिया किसी ने डिस्काउंटिंग में, जिसकी 2 गलतियां हुई उसको हाथ पे स्टिक पड़ेगी। खारदार झाड़ी ले आओ, जाओ अब्दुल्ला। खारदार झाड़ी, लीज कितने साल की जी? 3 साल की। पहला किराया 6 महीने का इधर पे होगा, यकम जनवरी को, दूसरा यकम जुलाई को। हाँ, पहला यकम जनवरी को, दूसरा यकम जुलाई को, इसका भी यकम जनवरी को, इसका यकम जुलाई को, इसका यकम जनवरी को, इसका यकम जुलाई को। एग्री कर रहे हैं? ये 6 किराए पे होंगे। कितने कितने हजार के? ये भी 10,000, 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 ये भी 10,000। कितने 6,000, कितनी दफा 10,000 हो गए? 6 दफा। इसमें से किसको डिस्काउंट नहीं करना? पहले वाले को डिस्काउंट नहीं करना। कितने 10,000 बच गए? 5। 10,000 इंटू 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.06। एक चीज हो गई। एक चीज मैं रेड मार्कर से बनाने लगा हूं, वो इधर है, वो इधर है, वो है GRV। कितनी? 3,000। 10 10 10 10 10 भी दे, 10 हो गई। और ये कितने? 3। ये कितने? 3 को बुलाने डायरेक्ट 3 साल पीछे बुलाने या 6 पीरियड्स पीछे? 3 साल पीछे, 6 पीरियड पीछे। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, जब आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहे होगे, रेट कौन सा यूज करोगे? रेट सेमी एनुअल यूज करोगे, एनुअल? रेट पूरे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कौन सा रेट यूज करोगे? सेमी एनुअल। तो इधर क्यों मुझे एनुअल रेट यूज करा रहे हो? अब मेरे ख्याल से जवाब तो सेम आएगा, जवाब ऑलमोस्ट सेम आएगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में रेट कौन सा यूज करना है आपने? सेमी एनुअल। तो मेरा मशवरा इधर भी सेमी एनुअल यूज करें। आप देखें 2 राय हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि आप 3 को बुलाएं। सर आप अगर आ ही गए आज तो आप 3 को बुलाएं, 3 को बुलाएं 1.12 डाल के 3 साल पीछे। मैं कह रहा हूं उधर तू 6% यूज कर रहा है लाले, इधर तू 12% यूज कर रहा है भालू। ना कर ऐसा, तू इसको कर दे सेमी एनुअल। तो सेमी एनुअल के अरसे सोच ले कितने हैं। अगर रेट क्या एनुअल तो ऊपर ईयर्स भी एनुअल, तो एनुअल रेट सालाना रेट तो ऊपर साल 6, सालाना रेट तो ऊपर साल 6, माहाना रेट तो ऊपर 6 माहाना के अरसे। अभी अगर आप सालाना रेट यूज कर रहे हैं तो फिर 3 साल, और अगर आप 6 माहाना रेट यूज कर रहे हैं तो फिर तो देखना पड़ेगा कि कितने 6 महीने हैं। तो अब आप हाथ नहीं, हाथी से रखनी पड़ेगी ऐसे 6, क्योंकि ये एंड पे होता है ना बिल्कुल। रेज टू पावर माइनस 6। जवाब दोनों तरीके से सही आएगा। कोई 1, 2, 10, 15, 20 रुपए का फर्क होगा। जवाब दोनों तरीके से बेहतर है कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जब आपने 6% पूरे में यूज करना है तो हर जगह ही 6% यूज कर लें। 5 4 2 3 9। पहले हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, पहले हाइब्रिड वाले सही आया था, वेल डन, वेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। अब इधर फिजिकल वाले हाथ खड़ा करें। अब ऑनलाइन वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा अब मुझे ये बता दें गलती क्या की थी? 2 गलतियों वाले हाथ खड़ा करें, 2 गलतियों वाले हाथ खड़ा करें, 2 गलतियों वाले। 1 गलती वाले हाथ खड़ा करें। क्या गलती की थी? पहले भी नहीं किया था। अच्छा और
10 जमा नहीं किया था, ये चाचू ने जमा करना था। अब मैं मूड में आया हूँ और आप कोई नहीं गलती बताएगा, आप कोई नहीं गलती बताएगा। जाए मजे से। ताकर आता है आज पास पेपर का क्वेश्चन 7 करना है। शबे कदर में किन लोगों को माफ नहीं किया जाता? शराब का आदी और वालिदैन का नाफरमान और रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला और दिल में कीना रखने वाला। तो इसलिए जो भी रिश्तेदारों में नाराज है 10-10 साल 5-5 साल से, उसे आज फोन करें और फोन करके उससे माफी मांग लें। ठीक है जी, ओवर।